मेहनत जब करोगे तो सक्सेस तो मिलेगी मिलेगी। कई बार कई एग्जाम्स में बहुत किनारे पे आके मैं रह गया था, लेकिन जब आपका एक बार जब सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है तो आपके ऊपर से प्रेशर हट जाता है। तो जो प्रेशर रिलीज हो जाता है उसके बाद आप फ्री माइंड से जब तैयारी करते हैं तो उसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि मतलब अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर ना लेके, प्रेशर भी जरूरी है लेकिन इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए, फ्री माइंड में मतलब तैयारी वगैरह जारी करना चाहिए। Hello guys, welcome to Matchless ITN channel. Myself Mansingh Yadav. This is Inside Talk. So today we have very special person. He was my classmate in IIT Delhi. इनके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ऐसे ही एक जुगनू है जिन्होंने अंधेरों में अपनी मंजिल ढूंढी है। और इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने इतने सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, इंटरव्यूज दिए हैं, तो एक पोर्टफोलियो बन जाएगा पूरा ऊपर से नीचे तक। अगर मैं इनके बारे में बताऊं कि इन्होंने कौन कौन से इंटरव्यूज दिए, लाइक इन्होंने आईओसीएल, ओएनजीसी, बार्क, एनपीसीआईएल, ईसीआईएल और बहुत सारे इंटरव्यूज देने के बाद इन्होंने क्लियर किया और सेलेक्ट भी हुए। लाइक सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, एचयूआरएल, एनपीसीआईएल, इसरो में भी वेटिंग लिस्ट में रहे। तो ऐसे ही शख्स हैं जिनका नाम है देश दीपक गंगवार। वेलकम टू मैचलेस आइटन चैनल। धन्यवाद मानसिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जो मेरी तारीफ में इतने शब्द कहे, वो सभी लोग मेहनत करते हैं जो सक्सेस हो जाते हैं, फिर तारीफ तो ऑटोमेटिकली होने ही लगती है। लेकिन इसके लिए मतलब आप लोग सभी लोगों को मैं कहूँगा कि मेहनत करना बहुत जरूरी है। और हमारे जो मित्र हैं मानसिंह भाई, वो भी किसी से कम नहीं है। अभी ये भी हमारे साथ आईआईटी में थे दिल्ली में, एमटेक में हम लोग साथ में ही थे। उसके बाद ये अभी पीएचडी कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे से। तो इनको भी बहुत बहुत बधाई, आपके लिए भी। थैंक यू भाई। अगर मैं तुमसे पूछूं कि देश दीपक गंगवार के बारे में कुछ बैकग्राउंड जर्नी के बारे में बताओ, जब वो 12th पास आउट किया और अभी तक की जर्नी को ब्रीफ में कुछ एक्सप्लेन करो। एक्चुअली क्या, मेरा जैसे भैया मेरे पहले से ही बीटेक का रखा था उन्होंने, वो जॉब में थे। अभी वो गेल में मैनेजर है। तो प्लान तो मेरा पहले से था कि हाँ मुझे बीटेक ही करना है। तो थोड़ा घर वालों, मम्मी वगैरह ने एक्चुअली मेरा बोला कि घर पे ही रहो, बीएससी कर लो, टीचर वीचर बन जाना। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे इंजीनियरिंग करनी, मतलब ये तो मेरा क्लियर ही था शुरू से ही। उसके बाद मैं एक साल मतलब कोटा गया था, वहाँ भी कोचिंग की। तो वहाँ पे कुछ ऐसा मतलब कुछ खास बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं रहा मेरा। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज एक है गाजियाबाद में, अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज, उससे मैंने बीटेक किया। तो बीटेक में ही मैंने मतलब तैयारी शुरू कर दी थी, थर्ड ईयर में ही। वीकेंड वेडी जी ज्वाइन किया था मैंने, कहा वीकेंड बैच। तो उसके साथ ही मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन उस लेवल की तैयारी नहीं हो पाई उस समय, क्योंकि कॉलेज भी रहता था, इतना फोकस नहीं हो पा रहे थे। तो फिलॉसफी छूट जाती थी बीच बीच में। लेकिन मतलब एक ओवरव्यू मिल गया, गेट क्या है, किस तरह से तैयारी करनी है, ये सब आइडिया लग गया था। तो वो बीटेक के साथ ही मैंने 2017 में एग्जाम दिया था फर्स्ट टाइम गेट का। तो मेरा एग्जाम तो बहुत मतलब मुझे लगा, जो जब मैंने अटेम्प्ट किया, कि बहुत इजी पेपर आया है। मैं बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया उस पेपर को देख के। और ऑलमोस्ट 2.5 आवर में मैंने पेपर कंप्लीट कर लिया था। 96 का अटेम्प्ट था। फिर मैं थोड़ा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट था, ज़्यादा चेक वेक भी नहीं किया। और उसके बाद जब आंसर की आई, रिजल्ट आया, तो मार्क्स जस्ट अपोजिट हो गए। 96 के 69 मार्क्स आए मेरे। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कहाँ कहाँ मिस्टेक्स, फिर उसको मैंने थोड़ा सुधारा और फिर से सेल्फ स्टडी की। फिर उसके बाद 2019 में मेरा गेट में अच्छा स्कोर था, ऑलमोस्ट 633 और 801 मेरा गेट स्कोर था। उसी के थ्रू मुझे ये सारे मोस्ट ऑफ द पीएसयू से कॉल आई थी। तो उसमें जैसे सेल में सिलेक्शन भी मेरा उसी गेट 2019 के स्कोर से हुआ था, और एचयूआरएल में भी उसी स्कोर से हुआ था। एनपीसीआई में भी मैं मतलब इंटरव्यू क्वालिफाइड था, उसमें भी मेरा वेटिंग में था उसी गेट 2019 से ही। ओके, दैट्स ग्रेट। और तुमने इतने सारे इंटरव्यू क्वालिफाई किए, इतने क्लियर कर लिए, और ये जो एई की जॉब है, इससे पहले
तुम्हारी कहाँ पोस्टिंग थी और कौन सी जॉब कर रहे थे? अच्छा, एक्चुअली मैंने 2019 में ही IIT दिल्ली ज्वाइन किया था, हम लोग हम्म, साथ में ही थे। हम्म, तो उसके बाद मैंने, मेरा इधर MPPGCL में हो गया था उस समय सिलेक्शन। ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला, मतलब रिजल्ट आया था उसका। तो फिर मैंने सोचा कि ये मतलब IIT में थोड़ा प्रेशर था कि तैयारी वारी मुझे शुरू से ही था कि यहाँ जॉब करना है। IIT एक मैंने एक मतलब इसलिए ज्वाइन कर लिया था कि थोड़ा माहौल मिलता है वहाँ पे। IIT में एक बढ़िया एटमॉस्फेयर रहता है, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों, मतलब साथी लोग होंगे, इंटरेक्शन रहता है, तो इसलिए ज्वाइन किया था। तो वहीं फिर मुझे वहाँ पे जब ज्वाइन किया तो तैयारी वारी का इतना समय मिल नहीं पा रहा था। हम्म। तो मैंने सोचा शायद जॉब के साथ ज़्यादा मैं कंफर्टेबल रहूंगा, तो मैंने फिर उसके बाद मतलब IIT से ड्रॉप कर दिया। फिर मैंने MPPGCL में 2019 में दिसंबर में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद उसी के साथ ही मैंने ये UPPSC की वैकेंसी आई, इसमें एग्जाम दिया, यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। उसी के साथ ही मैंने इसरो का एग्जाम दिया, इसरो में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। अभी इसरो में वेटिंग में हूँ मैं, इंटरव्यू क्वालिफाइड हुआ है मेरा। और उसके साथ ही उसी समय ही गेट का जो इंटरव्यू, सेल का और HURL का बहुत ज़्यादा डिले हो गया था। तो उसी समय इनका भी इंटरव्यू हुआ था, और इन दोनों में भी मेरा उसी समय सिलेक्शन हुआ था। तो वो जॉब मेरे लिए बहुत ही सुटेबल रही, और मतलब वहाँ काफी अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ भी मिला मुझे। तो इतने सारे एग्जाम वहाँ रह के मैं निकल पाया। ये कैसी फीलिंग आती है कि इतने सारे एग्जाम क्लियर किए और इतनी सारी जॉब हैं? ऐसे होता है ना कि लोग 203 साल प्रिपरेशन करते हैं गेट की या ESC की, उसके बाद एक गवर्नमेंट जॉब मिलती है, और तुमने 1 या 2 साल में इतनी सारी जॉब मतलब इंटरव्यू क्रैक किए और जॉब भी मिल गई। तो छोड़ने के बाद कैसी फीलिंग आती है कि मतलब हाँ चलो ठीक है, इस लायक हूँ, इसके अपर लेवल का देखता हूँ? देखो, ये तो एक बढ़िया फीलिंग रहती है, लेकिन जब जिस समय, जैसे एक पीरियड ऐसा भी था, जैसे मैं 2 साल तक लगभग 2017 पास आउट, 2019 में मैंने जॉब मिली, तो 2 साल में काफी सारे एग्जाम दिए, किनारे पे आ जाते थे, सिलेक्शन नहीं होता था, तो बहुत मतलब खराब भी लगता था। लेकिन कहीं ना कहीं था, अपने अंदर कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो मतलब लगे रहना चाहिए हमें लगातार कि हाँ, कहीं ना कहीं की मेहनत जब करोगे तो सक्सेस तो मिलेगी मिलेगी। कई बार कई एग्जाम्स में बहुत किनारे पे आके मैं रह गया था। लेकिन जब आपका एक बार जब सिलेक्शन स्टार्ट हो जाता है तो आपके ऊपर से प्रेशर हट जाता है। तो जो प्रेशर रिलीज हो जाता है उसके बाद आप फ्री माइंड से जब तैयारी करते हैं तो उसमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि मतलब अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर ना लेके, प्रेशर भी जरूरी है लेकिन इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए, फ्री माइंड में मतलब तैयारी वगैरह जारी करना चाहिए। जैसे मैंने फ्री माइंड से जब मेरे पास जॉब थी, तैयारी की, उसके साथ में UPPSC में सिलेक्शन हुआ, इसरो में भी सिलेक्शन हुआ। तो ये मैं यही कहूंगा कि मतलब एक प्रेशर नहीं था मेरे लिए। तो उस प्रेशर को जो रिलीज रहता है एक जॉब के साथ, तो उसी की वजह से मतलब ये इजिली हो पाया। और जब आपके पास 2-3 जॉब होती है तो आपको चॉइस जब मिलती है कि हाँ कौन सी जॉब करनी है, तो बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ मेरे पास जॉब है, आज चॉइस है, कभी एक भी जॉब नहीं थी। हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही कि प्रेशर के साथ जब करते हैं तो फिर लाइक हमारी परफॉर्मेंस अंडर मतलब अंडर हो जाती है। लाइक जितना हम चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना हम परफॉर्म करेंगे, नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब मेरा भी ऐसे ही एक्सपीरियंस है, जब मैंने भी 2019 में गेट लिखा, उसके बाद फिर मैंने IAS का एग्जाम भी क्लियर किया, फिर DRDO का मेंस भी क्लियर किया, इसरो का रिटर्न भी क्लियर किया। तो एक ये IIT के दौरान ही मैंने किया, क्योंकि IIT में एक अच्छा इन्वायरमेंट था, वहाँ पे एक माइंड फ्री रहता है कि ठीक है, सभी एक जैसे ही लोग हैं, सभी एक पढ़ने वाले लोग हैं, तो एक इन्वायरमेंट भी एक अच्छा मतलब फैक्टर होता है सक्सेस का। जैसे तुमने बोला, जब तुम पहली जॉब जॉब ज्वाइन किए, उसके बाद तुमने इतने सारे इंटरव्यू क्रैक किए और सिलेक्शन भी हुआ, उसके बाद अब AE में जॉब कर रहे हो, तो एक एक ये भी रहता है कि इन्वायरमेंट एक मेन फैक्टर भी होता है। अगर मैं ये बात करूं कि दीपक जो AE में अभी है और AE से पहले जो IIT में था, उस जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम बहुत ही लाइक पीस में बिलीव करते हो, एक अपना एक इन्वायरमेंट रखते हो जिसमें दोस्तों के साथ घूमना और ये मजे करना ये भी पसंद है, लेकिन बहुत ज्यादा इसे ऊट पटांग चीजों में नहीं इन्वॉल्व रहते हो, एक पीस में बिलीव करते हो। तो अगर मैं बात करूं कि वो दीपक जो AE में अभी है और जो IIT में मेरे साथ पढ़ता था, उसमें क्या डिफरेंस आया है? अब क्या है, काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं अब यहाँ पे। जैसे अभी इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इलेक्शन में ड्यूटी लग गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की
आने के साथ साथ आप थोड़ा मैच्योरिटी आ ही जाती है आपके अंदर। तो मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे थोड़ा डिसिप्लिन की जरूरत रहती है। बाकी यहाँ पे जैसे पब्लिक डीलिंग करनी रहती है आपको, तो कई सारी चीजें, नई चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि आपने कभी पहले शासन प्रशासन से भी नहीं डीलिंग की है मैंने आज तक कभी, तो उनके साथ भी जैसे एडीएम, डीएम, अब जैसे कल ही मेरी मीटिंग है डीएम ऑफिस में, तो वही है कि मतलब एक नया एक्सपीरियंस रहता है। इंटरेस्ट भी आता है शुरू में थोड़ा कि हाँ कुछ नया अच्छा मतलब करने को मिल रहा है। तो एक अपना अलग नया एक्सपीरियंस है इसमें। मतलब अभी तो शुरू में थोड़ा मतलब अच्छा फील भी आ रहा है, और मतलब एक थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, तो थोड़ा मतलब एक डर भी रहता है कि हाँ कुछ गड़बड़ ना हो, तो थोड़ा ध्यान रखना रहता है। हाँ, ये तो अच्छी बात है कि मतलब आप एक इन्वायरमेंट के साथ ढलना अच्छी बात है कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब है तो मेच्योरिटी भी लाना जरूरी है, और दूसरों का अच्छे से बिहेव करना और शासन प्रशासन के अच्छे से डील करना, ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसमें बेस्ट कर रहे हो। अगर मैं पूछूं कि जो दीपक ने जब तैयारी करना चालू किया, बीटेक के साथ आपने तैयारी स्टार्ट की थी या बीटेक के बाद स्टार्ट की थी, और उस दौरान क्या क्या मैंने फिर डिफिकल्टीज आई थी और उनको कैसे टैकल किया? आई मीन बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम तैयारी करते समय बहुत सारे प्रेशर होते हैं कि हम्म, अब क्या होगा, और बहुत सारे अपने इन्वायरमेंट के साथ भी बहुत प्रॉब्लम आती है कि हमारे सराउंडिंग अच्छा नहीं मिला, हमें ग्रुप स्ट्रेटजी अच्छी नहीं मिली, तो भी बहुत सारी दिक्कत आती हैं। तो उस वैसी क्या प्रॉब्लम आई थी तैयारी करते समय, और कब स्टार्ट किया तैयारी? एक्चुअली तैयारी मैंने थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में स्टार्ट की थी। कोचिंग ज्वाइन किया था जब, वीकेंड बैच, तो उसी समय तैयारी की थी। मतलब वहाँ हमारे कॉलेज में एक गेट का तो माहौल ही था अच्छा। कि 90% स्टूडेंट गेट की तैयारी कर रहे थे वहाँ। तो एक अच्छा। माहौल भी था, मतलब माहौल मिला वहाँ पे तैयारी का, सारे लोग जाते थे कोचिंग, तो माहौल तो था वहाँ पे। कंपटीशन भी था आपस में कि यहाँ तैयारी करनी है, कि एग्जाम जब टेस्ट वगैरह होते थे तो उसमें भी थोड़ा कंपटीशन टाइप का रहता है कि यहाँ किसी के मार्क्स ज्यादा आ जाए तो थोड़ा बुरा लगता है। तो ये सब एक थोड़ा कम्पिटिटिव माहौल रहता है, तो पढ़ने में मजा आता है। तो हमारे कॉलेज में मतलब बहुत अच्छा माहौल था गेट की तैयारी का। तो उस समय मतलब तैयारी थी एक, कुछ मतलब सब्जेक्ट्स पूरे नहीं कर पाए थे, और कॉलेज के साथ इतना मतलब नहीं समय मिल पाता है कि तैयारी का, तो उस हिसाब से उतना समय नहीं मिल पाया था। लेकिन मतलब एग्जाम में जब आया था तो एक लग रहा था, जब डेट दिया था मैंने पहली बार कि हाँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ पेपर में, तो वो पेपर भी मेरे मुझे तो अच्छा लगा था। लेकिन वही है कि गलतियां बहुत सारी हुई, रिवीजन नहीं किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए थे, टेस्ट सीरीज पूरी तरह से नहीं किए थे, तो ये सब गलतियां थी जिनकी वजह से मेरा मतलब मार्क्स अच्छे नहीं पाए थे। तो मेरे उस समय 69 मार्क्स थे गेट में। तो फिर रियलाइज हुआ कि हाँ कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, क्या क्या मतलब सुधार करने की जरूरत है। फिर मैंने अपने जो साथ में ही थी कॉलेज के और दोस्त, इनके साथ हम लोग दिल्ली रह के वहीं तैयारी की हमने फिर से। तो फिर उसके बाद अपनी जो ये टेस्ट सीरीज है या गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगाना शुरू किया। ईएस की प्रीवियस ईयर काम आते हैं, कई कई क्वेश्चन गेट में ईएस के प्रीवियस ईयर आ जाते हैं। तो दोनों को मतलब लगाना मेरे हिसाब से जरूरी है। अगर आप ईएस की तैयारी करते हैं तो आपका ये रहता है कि गेट की तैयारी में मतलब डिटेल्ड तैयारी हो जाती है। गेट में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं जो मतलब डिटेल थोड़ी एनालिसिस चाहिए होती है जिनके लिए। तो ईएस की अगर मैं कहूँगा मतलब थोड़ा एडवांस में रहें, जो एक जैसे कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन होता है अगर आप करते हैं तो उससे 4 गेट के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वही कन्वेंशनल क्वेश्चन भी किए थोड़ा, और जो टेस्ट सीरीज में भी अपनी परफॉर्मेंस पे मॉनिटर किया कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, उन सबको देखा। उसके बाद मतलब टेस्ट सीरीज में पता चल जाता है। टेस्ट सीरीज एक बहुत जरूरी चीज है, मतलब एक आप देते रहें, और बाकी जैसे जो कोचिंग के या जहाँ जो भी नोट्स हैं, नोट्स आपकी पहले सबसे पहले पूरी तरह तैयार हो। जो भी नोट्स बनाए अपनी नोट्स ही आप सबसे पहले, मेरा मतलब मानना है कि पूरी अच्छे से तैयार हो, तो आप क्वेश्चन तो फिर आपका ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जहाँ पे आप फंस रहे हैं उनको फिर से दोबारा नोट्स देखें, और क्वेश्चन फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएं, पहले नोट्स पढ़ लें, फिर उससे जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट है। हाँ, तो ये जो आपने जैसे बताया कि एक कॉमन डाउट आता है स्टूडेंट के अंदर कि जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो लोग मतलब ठीक स्टार्टिंग में दोनों लेके चलते हैं, गेट ईएससी, लेकिन जब आते आते सितंबर अक्टूबर आते थे लोग सोचते हैं कि यार अब क्या करना चाहिए, गेट लेके चलना चाहिए या फिर ईएससी, दोनों में मतलब
क्या लेके चलना चाहिए? कॉमन डाउट आता है कि उनको किस चीज की प्रिपरेशन करनी चाहिए, खाली गेट की करनी चाहिए या फिर ईएससी की करनी चाहिए? तो उसमें तुम्हारा क्या थॉट देखो, प्रोसेस था? कुछ टॉपिक तो कॉमन है गेट और ईएससी में, ईएससी के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है। तो जो कॉमन टॉपिक है, मेरा मानना है कि उनको दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो रहता है तो वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे ईएस की भी अगर आप तैयारी करेंगे साथ में, तो उसका ये फायदा रहता है। लेकिन जो अगर आप फिर आगे ईएस की एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं, तो कुछ टॉपिक जो बिल्कुल केवल ईएस रिलेटेड है, मतलब कि ईएस में ही पूछे जाते हैं, गेट में उनसे कुछ नहीं पूछा जाता, उनको आप छोड़ सकते हैं शुरू में जब गेट की तैयारी कर रहे हैं। तो उस वक्त लेकिन मेरा मानना है कि मतलब ईएस के जो क्वेश्चन है या जो सिलेबस कॉमन है उनको साथ में ही लेके चलना चाहिए, आप अगर गेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी, क्योंकि उससे आपको एक थोड़ा ब्रॉड व्यू मिल जाता है कि हाँ आपको आगे क्वेश्चन ईएस में भी मतलब, और आगे आप ईएस में स्विच करना चाहेंगे तो उसमें भी इजी रहेगा आपको कि ईएस की तैयारी कैसे करें। ओके, जो आप टेस्ट सीरीज देते थे वो सिर्फ गेट की टेस्ट सीरीज देते थे या फिर ईएससी की भी देते थे? नहीं, जैसे गेट का एग्जाम पहले क्या था, पहले हो जाता था। हम्म। पहले पहले जब मैं दिया था, जैसे 2017 में क्या ईएस शुरू में स्टार्ट हो गया, फिर उसका पहले हो जाता था, मेंस बाद में होता था। हम्म। तो उस समय थोड़ा वो हो जाता कंफ्यूजन कि ईएस जनवरी में फ्री हो जाता था, फिर फरवरी में गेट होता था, 1 महीने का इसके बीच में समय रहता था। तो मैंने तो जैसे दोनों की प्रिपरेशन की थी, शुरू में तो दोनों की हम्म। स्टार्ट की थी। तो ईएस का जो पेपर है फ्री वाला, उसमें एक पेपर जीएस का रहता है, उसमें हम्म। मतलब सिलेबस बिल्कुल अलग है, जो केवल ईएस नहीं आता है। हम्म। तो उसके लिए आपको पहले से ही तैयारी करनी होगी, और थोड़ा जो टेक्निकल है, अगर आप देख सकते हैं कि अगर आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि मेरा बिगड़ जाएगा टेक्निकल ये जीएस की तैयारी करें, तो मेरा मानना है कि आप फिर गेट पे फोकस करें, क्योंकि जीएस का भी सिलेबस बहुत है। फिर उसके बाद गेट और ईएस के प्री के बीच में पहले 1 महीने का समय रहता था, जैसे जनवरी में होता था, फिर उसके बाद फरवरी में गेट रहता था। तो थोड़ा उस बीच में काफी कम समय मिलता था। मेरा तो ये क्या था कि मैं शुरू से ही दोनों चीजें, जैसे टेक्निकल अच्छे से करके चलता था, टेक्निकल भी आता है ईएस में फ्री में, तो उसको थ्योरी थ्योरी वहां से कवर कर लिया। उसके बाद जो 1 महीना रहता था बीच में, उसमें टेस्ट सीरीज लगाता था, मतलब 1 महीने तक बिल्कुल क्वेश्चन ही लगाना है ईएस, ईएसपीडी के बाद। तो हम्म। 1 महीने मतलब पूरा फोकस क्वेश्चन पे ही रहता था, बाकी हाँ जो नहीं समझ में आया उसके बाद नोट्स अपने रिवाइज कर लिए, क्योंकि थ्योरी जो थी वो टेक्निकल वाला वो कवर हो जाती थी वहाँ तक, ईएस की पीडी तक। ओके, दैट्स ग्रेट। अगर मैं बोलूं कि ठीक, ये तो स्ट्रेटजी हो गई एग्जाम क्लियर करने की। एग्जाम जब क्लियर हो जाता है उसके बाद आता है इंटरव्यू का फेस, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है। तो उस समय आपने उसकी कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की? देखिए, इंटरव्यू पीएसयू के इंटरव्यू में ज़्यादा टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस नहीं देते। ओके। वहाँ पे मतलब बेसिक टेक्निकल क्वेश्चन रहते हैं जो आप बता देंगे। आपको पीएसयू के इंटरव्यू के लिए सबसे पहले जिस पीएसयू का इंटरव्यू देने जा रहा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उस क्या करता है, क्या प्रोडक्ट बनाता है, और आपके जैसे उसके अदर कंपटीटर पीएसयू हो, जैसे आईयूसीएल है, आईयूसीएल के तरह जैसे और हैं, पीसीएल हैं, तो उसमें मतलब क्या डिफरेंस है, क्यों आपको आईयूसीएल चाहिए, जो कई सारे क्वेश्चन रहते हैं जो मतलब एचआर रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, वो भी उनको भी आपको फोकस करके जाना चाहिए। टेक्निकल मैं कहूँगा जिसका गेट में स्कोर अच्छा है, टेक्निकल तो वो बेसिक पूछते हैं तो टेक्निकल तो आप बता देंगे, लेकिन जो बाकी एचआर रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं या पीएसयू के बारे में जो चीजें रहती हैं उनकी भी मतलब आपको जानकारी लेके जाना चाहिए। बाकी जैसे इसरो बीआरसी हो गया, तो बीआरसी में भी मतलब पूरा टेक्निकल होता है, तो उसके लिए आपको मतलब बाय पूरा अंदर से बुक्स वगैरह, अच्छी बुक्स जो मतलब फॉरेन अथर वगैरह की या जो कुछ अच्छे राइटर हैं उनकी बुक फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आप जो बार्क और इसरो के इंटरव्यू के लिए मतलब वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी पीएसयू के इंटरव्यू के लिए मतलब बेसिक टेक्निकल नॉलेज और एचआर और पीएसयू की नॉलेज होना जरूरी है। ओके, ये एई का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एई जैसे तुमने इंटरव्यू निकाला तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे तुमसे? एक्चुअली मैं जॉब में था तो मुझसे जॉब के बारे में ज़्यादा पूछा गया था। ओके। बाकी कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे उन्होंने, कुछ जैसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी पूछ लिए, बोले जैसे कि आपका जो यूनिवर्सिटी थी उसकी डिग्री में एक संस्कृत में लोगों में कुछ लिखा होगा, उस लोगों में क्या लिखा था संस्कृत में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एक आध उन्होंने वैसे मुझसे पूछा था। बाकी मतलब टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे, मोस्टली क्वेश्चन मेरे जॉब एक्सपीरियंस पे थे, जिसमें जो थर्मल पावर प्लांट में जो मैं जॉब कर रहा था, तो मोस्टली क्वेश्चन उसी जॉब से रिलेटेड थे। बाकी बेसिक क्वेश्चन भी थे, जैसे कि यूपी में कहाँ कहाँ थर्मल पावर प्लांट हैं, और एक क्वेश्चन पूछा था जैसे कि पंचर जब जोड़ते हैं साइकिल में तो उसमें साबुन के पानी में क्यों टेस्ट करते हैं। तो मतलब कुछ
टेक्निकल बेसिक क्वेश्चन भी पूछे थे। ओके, तो ये तो चलो ठीक है, इंटरव्यू हो गया। अभी अगर मैं पूछूं कि पर्सनल लाइफ में मतलब क्या क्या चेंजेस आए इस जॉब के साथ, या फिर ये जो इतने सारे जो जर्नी थी, वो जर्नी को जीने के बाद क्या क्या चेंजेस आए, अभी कैसा फील करते हो? एक अच्छा लगता है, लोग जैसे अब यही बनने के बाद जैसे एक आपको एक थोड़ा सोसाइटी में इज्जत सम्मान मिलता है तो आपको वैसे ही अच्छा लगता है। तो एक अच्छा मतलब अगर वही लगता है कि हाँ आप अगर पहले एक नॉर्मल एक स्टूडेंट हैं, उसके बाद आप एक प्रोफेशनल हो जाते हैं तो आपको लोगों से डीलिंग रहती है, लोग इज्जत और सम्मान वो आपका ऑटोमेटिकली सभी जगह जो घर में, हम्म। सोसाइटी में, रिश्तेदारी में, हर जगह हो जाता है, दोस्तों में, मतलब हर जगह आपको थोड़ा एक इज्जत आपकी बढ़ी जाती है। तो वही है कि अब मेहनत करेंगे, सफल होते हैं, उसके बाद जो थोड़ा वैल्यू मिलती है उससे ज्यादा मतलब वही सबसे बड़ी खुशी होती है, मतलब कि हाँ एक आपने कुछ अचीव किया है तो उसके लिए मतलब अब आपको कुछ सबसे ज्यादा मतलब आदमी के लिए वही कि यहाँ एक सम्मान मिले एक सोसाइटी में, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। अच्छा, जो ये नए मतलब स्टूडेंट्स जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? क्या गाइडेंस, मतलब उनके लिए क्या मैं चीज एक फॉलो करना? हाँ। तो मेरा मानना है कि मतलब फोकस रहे, कि ऐसा नहीं टेक्निकल में भी फिर उधर नॉन टेक्निकल में भी, जैसे फिर ये एग्जाम हो गया, कुछ दिन इसकी तैयारी करिए, कुछ दिन इसकी तैयारी किए, तो अभी क्या एक थोड़ा फोकस रह के करें कुछ समय, मतलब हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन एक समय आएगा जब आपका सिलेक्शन स्टार्ट होगा तो उसके बाद आप आगे बढ़ते ही रहेंगे। तो यही कहेंगे फोकस रहें। हाँ, बोलते हैं ना कि एक जर्नी होती है, उसको जीने के बाद लगता है कि हाँ एक एक टाइम आएगा जब आपका सिलेक्शन भी होगा। अगर उसको दो लाइन में बोलना चाहे, कहते हैं ना कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो ये लाइन है कि जी मतलब जी। कि लोगों को खुद में इम्प्रूवमेंट के लिए, डे टू डे इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते रहना चाहिए। स्ट्रगल तो एक फेज होता है, हाँ उसको जीना भी एक मतलब होता है कि आप तैयारी कर रहे हो, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसमें शिद्दत से लगे रहो। एक दिन आएगा जब आपकी स्टडी की जो प्रिपरेशन होगी वो इस लेवल पे आ जाएगी, तो आप बहुत सारे एग्जाम आप क्लियर होंगे, एक साथ ही 3 4 एग्जाम निकलेंगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, जो आपने मेहनत की वो डॉट्स कनेक्ट होने लगेंगे। कहते हैं ना डॉट्स कनेक्ट होना, जब आप उस हाँ। फेज से निकलते हो उसके बाद ही आपको दिखाएंगे कि वो लाइन बनने लगी है जो डॉट्स थे। तो इसी के साथ आई थिंक तुमने लाइक दीपक भाई, तुमने इतना टाइम निकाला और इतनी अच्छी डिस्कशन के साथ लोगों को इतने सारी आपकी जर्नी के बारे में जानने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच दीपक भाई, होपफुली लोग इससे बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे। थैंक यू मान सिंह भाई, आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि आप लोगों को इस तरह की मतलब जर्नी के बारे में बता रहे हैं, इससे जानकारी मिलती है कि आगे क्या करना चाहिए। ये एक अच्छा आपका इनिशिएटिव है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आगे आप इसी तरह करते रहें। धन्यवाद।